नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार, आरएएस ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहां पे राजस्थान जीके का वेटेज है, तो ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बना पाएगा और आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी चेक कर पाएंगे कि आपको कितने पढ़ने की ज़रूरत है और आपने कैसा पढ़ा है। तो चलिए फिर सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा, कब्रगाहों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है। हमें ये उपनाम पूछा है, किस शहर का उपनाम है। ऑप्शन है बयाना, रूपवास, खानवा, सिवाना। ठीक है, तो देखो कब्रगाहों के शहर से नाम से जाने जाने वाला शहर जो है वो कौन सा है दोस्तों, बयाना। यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पे सही होगा। अब बयाना से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है देख लेते हैं। जैसे कि बयाना नगर जो है उसको पुराणों में क्या कहा गया है, शोणितपुर। ध्यान रखेंगे, शोणितपुर। ठीक है, शोणितपुर। ठीक है, ये कहा गया पुराणों में, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा बयाना का प्राचीन नाम क्या है, श्रीपंथ भी है। श्रीपंथ भी नाम किसका है, बयाना है। तो बयाना की जो प्रसिद्धि है, इसके पास में क्या है, बहुत सारी अनगिनत कब्रगाहें रही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से इसको कब्रगाहों का शहर है वो कहा जाता है। और अनेक युद्ध स्थली जो ऐतिहासिक युद्ध है वो ये है। और इसी बयाना के अंदर एक बयाना का, चलिए बयाना से रिलेटेड एक बयाना युद्ध भी है। वो क्या, किस किस के बीच हुआ था, वो हुआ था दोस्तों राणा सांगा और बाबर के बीच, फरवरी 1527। जो मैंने कल इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपसे पूछा था। इसके अलावा रूपवास और खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, जो वो भी बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। और खानवा जो है वो रूपवास तहसील में एक युद्ध स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, बिशप हेबर ने किस नगर के बारे में कहा था कि नगर का परकोटा जो है मास्को के क्रेमलिन के समान है। मास्को कहाँ है वैसे, रूस की राजधानी आपको पता होगा मॉस्को, तो उसकी क्रेमलिन के समान है। और ये वो वर्ड जो है वो किस नगर के बारे में कहे गए थे, ये जयपुर के बारे में कहे गए थे। अब जयपुर से रिलेटेड है वो कई सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का पेरिस है वो किसको कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है। और पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगरी। अब गुलाबी नगरी किस लिए, कि जयपुर के नरेश जो थे, वहाँ पे शासक जो थे राम सिंह द्वितीय, जिनको जयपुर की उन्नति का स्वर्ण काल है वो कहा जा सकता है, उन्होंने जयपुर की सभी इमारतों पर, जब प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड और बाद में जो है वो सम्राट बन गए थे, तो एडवर्ड सब साथ में हो गए थे, उनके जयपुर आगमन पे गुलाबी रंग है वो करवाया था उन्होंने, इसीलिए इसको गुलाबी नगरी है वो कहा जाता है। सबसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जयपुर के बारे में कि इसकी स्थापना इस नगर का निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था 18 नवंबर और 1727 को। और इसके वास्तुकार है वो कौन थे, तो बंगाल के निवासी थे विद्याधर भट्टाचार्य, उनके द्वारा है वो हुआ था। और इस जयपुर जिले से आपको पता है कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्य 19 चुने जाते हैं। ये भी आप, विधानसभा सदस्य 19 चुने जाते हैं और लोकसभा 2 चुने जाते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति यानी कि राज प्रशस्ति जो है किस भाषा में उत्कीर्ण है। देखिए कोई भी जब आप पढ़े हैं शिलालेख, अभिलेख, प्रशस्ति ये सब, तो उसमें वो उसके रचयिता कौन थे ये आप ध्यान में रखें अगर इम्पोर्टेंट है। तो उसकी भाषा जो है और वो कब हुई थी, ये 3 चीज़ें आपको रिलेटेड है वो रखनी है कि मतलब कि शासक के काल में हुई थी। ये 3 चीज़ें आपको उसके बारे में पढ़नी होती है। तो राज प्रशस्ति की जो भाषा जो दोस्तों वो है क्या है, संस्कृत है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अब राज प्रशस्ति के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रमंच जो झील है उसकी 9 चौकी पाल पे 25 काले पाषाण जो है शिलाओं पे संस्कृत में लिखा हुआ, ये विश्व की सबसे बड़ा अभिलेख या प्रशस्ति है, जो कि महाराजा राज सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। इसके रचयिता आप देख लीजिए, इसके रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रशस्ति से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि जगन्नाथ प्रशस्ति जो है उसके रचयिता कौन थे, तो उसके रचयिता थे कृष्ण भट्ट।
इसके अलावा रणकपुर प्रशस्ति के देपाक थे, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति के कौन थे, कुम्भलगढ़ प्रशस्ति के थे आपके महेश, और इसके अलावा आपका रायसिंह प्रशस्ति जो है बीकानेर दुर्ग में स्थित है, उसके रचयिता है वो जयता नामक मुनि थे। तो इस प्रकार से सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता जो दोस्तों वो है गणेश्वर सभ्यता, जहाँ पे जो है मछली पकड़ने के कांटे जैसी चीजें हमें मिली है। और ये है कहाँ पर? तो सीकर जिले में नीम के थाना के पास में कांटली नदी के किनारे स्थित ये सभ्यता है, जो कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है वो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य संधि कब हुई थी? तो महाराणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य संधि जो हुई थी दोस्तों वो हुई थी 5 फरवरी 1615 को, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा, 1615 के मध्य हुई थी। संधि का प्रस्ताव जो है महाराणा अमर सिंह की तरफ से हरिदास झाला और शुभकर्ण जो थे वो लेके गए थे और शाहजहां के पास, और शाहजहां जो है फिर उसको पहुंचाया था उन्होंने जहांगीर के पास में। संधि की शर्तें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा सा रिकॉल रहे, याद रहे, क्योंकि इस संधि में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो कि मेवाड़ की जो परंपरा थी, मेवाड़ की जो कभी ना झुकने वाली परंपरा, उसको ज्यादा क्षति है वो पहुंचाए। क्योंकि उसमें क्यों है, महाराणा जो है स्वयं जो है दरबार में कभी जो है उपस्थित नहीं होंगे, ये था। और उसका जो बड़ा बेटा था अमर सिंह का, वो दरबार में उपस्थित होगा। इसके अलावा चित्तौड़ जो है महाराणा को सौंप दिया जाएगा, चित्तौड़ जो है महाराणा यानी कि अमर सिंह को के पास ही रहेगा, लेकिन चित्तौड़ की किले का निर्माण कार्य है वो नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार से संधि की है वो शर्तें थी। और 1620 के अंदर जो महाराणा अमर सिंह है उनका देहांत हो गया था, और आहड़ में, आहड़ की महाक्षत्रियों में सबसे पहली छतरी जो है वो महाराणा अमर सिंह की है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और, पंडित गौरी शंकर जो ओझा थे उन्होंने अमर सिंह को वीर पिता का वीर पुत्र है वो कहा है, क्योंकि उस टाइम उन्होंने चित्तौड़ की जो स्थिति है वो बार बार जब उस पर आक्रमण हो रहे थे, जब से वो राजा बने थे, शासक बने थे 1597 में, तो 99 से लगातार आक्रमण हो रहे थे, तो उससे जनता को नुकसान हो रहा था, उन सबको बचाने के लिए उन्होंने ऐसा है वो किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोक देवता रामदेव जी से संबंधित बाबेरी बीज किस तिथि को होती है? तो ये होती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यही तिथि जो है रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में लोक प्रचलित है। अब रामदेव जी के बारे में बात हुई है तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि रामसा पीर, रूणीचेरा धनिया और बाबा रामदेव के नाम से विख्यात हैं ये लोक देवता। और इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को, बाड़मेर के जो शिव तहसील है उसके उड्डू काश्मीर गांव में है इनका हुआ था। इनके पिता का जो नाम जो है दोस्तों वो क्या था, अजमल जी, और मेणादे जो इनकी माता जी का नाम था, और इनकी पत्नी का नाम जो था वो निहालदे था। छुआछूत, ऊंच नीच और सामाजिक समरसता इन्होंने स्थापित है वो की थी। कृष्ण का अवतार मान के हिंदू इनको पूजते हैं, और मुसलमान जो है इनको रामसा पीर के रूप में इनकी पूजा है वो की जाती है। इनके गुरु का नाम आप ध्यान में रखें, पूछा जा सकता है, बालीनाथ जी था। और कामड़िया पंथ जो है वो रामदेव जी से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। और कामड़िया जो पंथ है, कामड़ जाति जो है वो कौन सा नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य है वो करती है। इसके अलावा रामदेव जी के भक्त हैं, इनको श्रद्धा पूर्वक जो है कपड़े का बना घोड़ा है वो चढ़ाते हैं, और घोड़ा जो था वो कौन था, इनका लीला था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे लीला। और इनके चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है, और भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों को क्या कहा जाता है, ब्यावले कहा जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। और जागरण जो किया जाता है उसे जम्मा कहते हैं। और भक्तजन जो है, भक्तजन यानी कि मेघवाल जाति के लोग जो है उनको क्या कहा जाता है, रीखियां,
ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और इनकी जो शिष्या थी एक अनन्य भक्ति, वो क्या थी, डालीबाई, जिनका भी जो मंदिर है वो पास में ही है इनके। इतना आप जो है वो ध्यान में रखेंगे रामदेव जी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस लोक संत के उपदेश सिंभुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में संग्रहित। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो सही रहेगा जसनाथ जी, यानी कि ऑप्शन ए। इनके जो उपदेश है वो सिंभुदड़ा और कोंडा ग्रंथ में संग्रहित है। अगर इनके जन्म की बात करें तो कतरिया सर जो बीकानेर में है वहां पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो था वो दोस्तों क्या था, जसवंत है, वो इनका बचपन का नाम था। और इसके अलावा गोरखनाथ जी ने इसका नाम है वो जसनाथ है वो इनका रखा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अनुयायियों में तो जाट वर्ग के लोग हैं वो प्रमुख हैं। और जसनाथ जी की एक प्रमुख ग्रंथ की अगर हम इस संप्रदाय के बात करें तो वो कौन सा है, यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण जो है इनका जो है वो प्रमुख ग्रंथ है वो माना जाता है। और इन्होंने जीवित समाधि है वो ली थी। तो ये आप जो है वो ध्यान में रखेंगे जसनाथ संप्रदाय के। इसके अलावा यहाँ पे जो अंगारों पे जो अग्नि नृत्य है वो किया जाता है, रात्रि जागरण, इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। जाल वृक्ष और मोर पंख को ये पवित्र है वो मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है वो किस जिले में है। चार ऑप्शन है आपके पास, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और इसके अलावा खानवा। तो देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो रहेगा ना दोस्तों वो रहेगा बांसवाड़ा, यानी कि ऑप्शन ए जो है दोस्तों यहाँ पे सही होगा। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किन्हीं चीजों को रिलेट नहीं रख पाओगे। मतलब बहुत सारे फैक्चुअल डेटा रहेंगे, है ना, पूरे राजस्थान जीके में फैक्चुअल डेटा बहुत है। तो उनको याद रखने के लिए देखिए, भील जनजाति जो है वो पहाड़ों में रहने वाली जनजाति है, ठीक है, ऐसा बताया गया है। कर्नल टोड ने भी ऐसा बताया है। तो देखिए पहाड़ों में चढ़ने के लिए लाठी का यूज करते हैं। और लाठी किसकी बनी होती है, बांस की। तो बांस से रिलेटेड रख लेंगे आप बांसवाड़ा, ठीक है। और राज्य की जो है मीणा जनजाति के बाद में ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी सर्वाधिक जनजाति है, ठीक है। और भील जो है राजस्थान की सबसे प्राचीन जो है जनजाति है वो है। तो बांसवाड़ा जिले में भीलों की आबादी जो है लगभग 13.40 लाख है, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद में नंबर आता है डूंगरपुर, इसके बाद में आता है उदयपुर का। और ये कुल जनजाति का मतलब राज्य में पूरी बात करें तो कुल जनजाति का 44.38 यानी कि 44.38% है वो टोटल है वो ये है। भीलों के घर को टापरा या कू कहते हैं, ठीक है। और टापरे के बाहर बने बरामदे को ढालिया है वो कहलाते हैं। पंचायत का मुखिया वो गमेती कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चलते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, गोशुंडा बांध निम्न में से किस नदी पे है वो बना हुआ है। तो गोशुंडा बांध जो है दोस्तों बेड़च नदी पे है वो बना हुआ है। अब ये इसका उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं तो उदयपुर में जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं वहां से ये निकलती है। फिर उदयपुर से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ तहसील में बिगोद के पास में जाके बनास नदी में ये मिल जाती है। और वहीं पर जो है वो मेनाल नदी भी मिलती है। तो बनास, बेड़च और मेनाल मिलके इस संगम को क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं। और देखिए प्रारंभ में इसको जो है वो आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। फिर उदय सागर जो झील है उसमें मिलने के बाद में ये बेड़स नदी है वो बन जाती है। और चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव के निकट इस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, गोशुंडा बांध है वो बना हुआ है। इसके अलावा मैं बात करूं कि कोठारी नदी है, तो कोठारी नदी जो है दोस्तों उस पे कौन सा बांध बना हुआ है, कोठारी पे मेजा बांध है वो बना हुआ है। इसके अलावा मोरेल नदी पे कौन सा बांध है, मोरेल बांध है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी है। तो दोस्तों न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर है वो किसकी है, गंगानगर की है, ऑप्शन सी होगा। इनके बाद में है जो झुंझुनू की है। सर्वाधिक अगर आपको पूछ ले जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर
तो वो किसकी है, बाड़मेर की है। चलिए, तो इसका आंसर क्या था हमारा, सी था, गंगानगर की जो है सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है वो है। और ये रहे आपके लिए आज के सवाल जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वीडियो अगर आपने कंप्लीट देखा है तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर के हम पास में हैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे मैं लाइव क्लासेज है वो स्टार्ट है वो कर दूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।